प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं अर्चना पाठक आप सभी का विहंस सीरीज कहानियों की दुनिया में स्वागत करती हूँ। आज मैं कवि सरदार भगत सिंह विहंस जी की एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो समाज में व्याप्त इस धारणा का पुरजोर विरोध करती है कि अगर परिवार में पहला लड़का होता तो वह परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाता, माता पिता को काम करके आर्थिक सहयोग देता, और बेटी होती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी पड़ जाती है। जबकि ऐसा नहीं है। बेटी हो या बेटा हो, योग्य हो तो वह परिवार का, समाज, देश व संसार में नाम रोशन करता है। कवि भगत सिंह विहंस जी की कहानी पहली लड़की में यह बताया गया है। जो माता पिता पहले कहते थे हमारे यहाँ पहला बेटा होता तो कितना अच्छा होता, वो बेटी की योग्यता और समर्पण देखकर कहते हैं कि कितना अच्छा हुआ जो पहली हमारी बेटी है। नई नई कहानियों को सुनने के लिए विहंस सीरीज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। लीजिए सुनिए कहानी पहली बेटी। विजयनगर के एक मोहल्ले में श्री सत्य प्रकाश जी अपनी पत्नी शकुंतला देवी के साथ रहते थे। उनकी 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। बड़ी पुत्री का नाम इंदु, दूसरी का नाम नेहा और तीसरी का नाम प्रियंका था। ये उनके घरेलू नाम थे। सभी उनको इसी नाम से पुकारा करते थे। और पुत्रों के नाम सतीश और सुरेश थे। इंदु घर में सबसे बड़ी थी। इसके बाद 2 बहनें और सबसे छोटे भाई थे। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी। किसी प्रकार से घर का गुजारा चल पा रहा था। इंदु घर में बड़ी होने के कारण घर की स्थिति बखूबी समझती थी। वह ज्यादातर माँ के करीब रहती थी और घर संबंधी बातें करती थी। किसी प्रकार की फीस न होने के कारण सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। घर में कोई बीमार होने पर या कोई आकस्मिक खर्च आ जाने पर सत्य प्रकाश जी और शकुंतला देवी घबरा जाते थे, लेकिन बच्चों को महसूस नहीं होने देते थे। चूंकि इंदु बड़ी थी और कुशाग्र बुद्धि थी, माँ के पास बैठती थी, उसे भी यह माँ बाप का दुख महसूस होता था। वह महसूस कर सकती थी लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। वह हमेशा सोचा करती थी किसी तरीके से यह दिन कट जाए, मैं पढ़ लिख कर बड़ी होकर माँ बाप का सहारा बनूंगी और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाऊंगी। यह सोचकर ही वह खूब पढ़ती लिखती, घर का और छोटे बहनों भाइयों का भी ध्यान रखती और उन्हें पढ़ने के लिए कहती रहती। साथ में माँ का भी हर प्रकार के काम में हाथ बटाती। किसी प्रकार से समय बीतता गया और बच्चे भी बड़े होते गए। इंदु ने अच्छे अंकों से स्नातकोत्तर की परीक्षा पास कर ली थी। वह छोटे भाई बहनों को घर की स्थिति से अवगत नहीं होने देती थी, हालांकि सब महसूस कर रहे थे। स्वाभाविक है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को उनकी शादी विवाह की भी चिंता होने लगती है। चूंकि इंदु बड़ी हो चुकी थी तो एक दिन उसे अचानक दरवाजे की ओर से सुनाई दिया, काश हमारा पहला लड़का होता तो काम में हाथ बटाता और उसकी शादी की भी अभी चिंता नहीं होती। पहले लड़कियों की शादी कर लेते फिर उसकी करते। यह शब्द सत्य प्रकाश जी बड़ी मायूसी से बोल रहे थे। इंदु की मां ने कहा, जो भगवान को मंजूर है इसमें हम आप क्या कर सकते हैं, लेकिन इंदु की शादी हमको जल्दी करनी है। तो पूरी बात को वह ध्यान से सुनने लगी। उसके पिताजी कह रहे थे, लड़का बहुत अच्छा है, पैसा ज्यादा मांग रहे हैं, हमें खर्च बहुत करना पड़ेगा, किसी तरीके से कर्ज लेकर के मैं पहली लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। यह सब बातें सुनकर इंदु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आंखें बंद कर अपने पलंग पर निढाल होकर लेट जाती है। उसके दिमाग में विचार आते हैं कि मेरे माता पिता मेरे चलते परेशान हैं। अगर मैं लड़का होती तो इस प्रकार के विचार उनके मन में ना आते। सत्य प्रकाश जी के घर के सामने एक बहुत बड़ा पार्क था। पार्क बहुत सुंदर था। जगह जगह बैठने के लिए
तथा बच्चों के झूलने के लिए झूले लगे हुए थे। विभिन्न प्रकार के फूलों से सजा पार्क था तथा अनेक प्रकार के लंबे लंबे पेड़ थे, जिससे सुबह शाम पंछियों के चहचहाने की आवाज आती रहती थी। इंदु जब बहुत परेशान होती तो वह उस पार्क में जाकर बैठ जाती थी और आने जाने वालों को देखा करती। कोई जरूरतमंद उसे मांगता हुआ दिखाई देता तो अपने जेब खर्च के बचाए हुए पैसे उसे जरूर देती। उसके अंदर दया भावना कूट कूट कर भरी थी। यह स्वभाव उसे अपनी माँ से मिला था। वह भी बहुत दयालु थी। इंदु के दिमाग में इस प्रकार का विचार आता है कि मुझे जीवन में इस प्रकार का काम करना है कि घर की सारी जिम्मेदारी मैं ले लूं। मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहें, उन्हें दुख न हो कि हमारी पहली बेटी है। सत्य प्रकाश जी के मोहल्ले में एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे घर का खर्च ही बहुत मुश्किल से चलता था। शादी का भारी भरकम खर्च वो कैसे करेंगे और किससे कर्जा लेंगे, यह चिंता उनको सताए जा रही थी। वह समय से पहले ही बुजुर्ग दिखाई देने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि अभी तो 4 बच्चों की और शादी करनी है। इंदु सरकारी नौकरी के लिए अथक प्रयास कर रही थी। वह लिखित परीक्षा में हमेशा उत्तीर्ण हो जाती और मौखिक परीक्षा में चल रहे ऊपरी भुगतान न करने के कारण अच्छे अंक होने के बावजूद भी उसे अनुत्तीर्ण कर दिया जाता था। लेकिन वह अपने माँ बाप को ऊपरी भुगतान के लिए कभी नहीं कहती, क्योंकि वह घर की स्थिति अच्छी तरह से समझती थी। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। अंकों और योग्यता के आधार पर उसे सरकारी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। उसका विश्वास ही रंग लाया। बहुत ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए गए थे। शिक्षकों की भर्ती बहुत होनी थी, जिससे आसानी से बिना लेन देन के शिक्षिका में उसका चयन हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सबसे पहले प्रसाद लेकर मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद देती है और पूजा अर्चना करती है, जिनकी कृपा से उसे सरकारी नौकरी मिली थी, और मिठाई लेकर घर जाती है। माँ बाप भाई बहनों को सरकारी नौकरी मुझे मिल गई है यह बताती है। सभी मिलकर मुंह मीठा करते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि आर्थिक युग है और लड़के वाले भी सरकारी नौकरी वाली लड़की को अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि जिंदगी भर कमा के देगी, हमें हमेशा आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। इंदु की नियुक्ति विजयनगर से लगभग 5 किलोमीटर दूर गांव बगडाला में हुई थी, जहां पर छोटा सा स्कूल था। वह गांव का बहुत ही मनोरम वातावरण था। गांव के चारों ओर आम, नीम, पीपल, जामुन, बरगद, अमरूद और अन्य प्रकार के पेड़ थे। गर्मी के दिनों में भी स्वच्छ और ठंडी हवाएं चलती रहती थी। उसके साथ ही शिक्षक व गांव वाले भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। गांव वाले शिक्षकों का बहुत सम्मान किया करते थे। इतना सम्मान इंदु को कभी नहीं मिला था। वह भी सबका बहुत मान सम्मान करती और बच्चों को खूब मन लगाकर पढ़ाती। वह शासकीय नियमों का पालन करते हुए समय पर स्कूल आती जाती थी। वह अपने घर से स्कूल तक हमेशा अपने साइकिल से आती जाती थी। जो रास्ता था वह भी हरा भरा था। सड़क के दोनों ओर छायादार पेड़ लगे हुए थे, जिनकी शाखाएं ऊपर जाकर आपस में मिल जाती थी। कितनी भी धूप हो, सूर्य की किरणें छन छन कर सड़क पर पड़ती थी। आकाश की ओर देखने पर एक अलौकिक सौंदर्य बोध होता था। सड़क के दोनों ओर हरे भरे खेतों के ऊपर जब पक्षी कतारबद्ध उड़ानें भरते तो यह दृश्य इंदु को बहुत मनोरम लगता। उसका मन मोह लेता। खेतों की ओर देखने पर कहीं कहीं खजूर के पेड़ थे और कहीं कहीं पर ताड़ के लंबे लंबे वृक्ष फलों से लदे हुए दिखाई देते थे। जगह जगह पर चरवाहे अपनी मवेशियों को चराते हुए दिखाई दे जाते। कभी कभी कहीं दूर से बंसी की धुन सुनाई देती थी,
जो इंदु को बहुत मधुर लगती थी। आने जाने का रास्ता बिना थकान के ही कट जाता था। जब उसे पहला वेतन मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह ईश्वर को धन्यवाद देती और जल्दी जल्दी घर जाकर अपना पूरा वेतन माँ को देती है। इसी प्रकार से दिन कटते जाते हैं। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। सत्य प्रकाश जी फिर इंदु के रिश्ते की बात चलाने लगते हैं। वो भी अब आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि जहां भी बात चलाऊंगा रिश्ता तय हो जाएगा। क्योंकि इंदु सरकारी नौकरी में थी, वह शक्ल सूरत से भी बहुत खूबसूरत थी, लंबाई भी अच्छी थी, रहन सहन और परिवार भी संस्कारी था। कई मनचले भी इंदु से प्यार का इजहार करते रहते थे, जिसे वह कठोरतापूर्वक नकार देती थी। जब यह बात इंदु को पता चलती है तब वह माँ को स्पष्ट मना कर देती है। जब तक छोटे भाई बहनों की आजीविका का साधन और शादी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने ये सोच लिया है, आप पिताजी को स्पष्ट मना कर दें कि इंदु अभी शादी नहीं करेगी। उसकी माँ बोलती है, बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारी शादी की उम्र है, रिश्ते भी अच्छे आ रहे हैं, तुम पिताजी के अनुसार शादी कर लो। इंदु स्पष्ट मना कर देती है। घर की आर्थिक स्थिति सही होने पर कई प्रकार के सुधार घर में किए जाते हैं और सामान लाए जाते हैं। इंदु भी अपने घर को सुरुचिपूर्ण ढंग से संवारती रहती है। इसी प्रकार इंदु अपने स्कूल को हमेशा सुंदर बनाने का प्रयास करती है। स्कूल के बाहर चारों ओर बाउंड्री वॉल बनी हुई थी। स्कूल के बाहर पर्याप्त जगह थी। इंदु चपरासी को बोलकर स्कूल के बाउंड्री वॉल के अंदर ही मजदूर बुलवाकर कई प्रकार के फूलों के पौधे लगवा देती है, जिससे स्कूल के छात्र, शिक्षक और गांव वाले स्कूल की शोभा देखकर बहुत खुश होते हैं। इंदु गांव वालों को हमेशा प्रेरित करती कि अपने बच्चों को पढ़ने जरूर भेजें। स्कूल की बाउंड्री वॉल के अंदर एक हैंड पंप लगा हुआ था, जिसका पानी बहुत मीठा था, बच्चों के पीने के काम आता था और उसी के स्कूल का चपरासी स्कूल में लगे फूलों के पौधों की सिंचाई भी करता था। इंदु स्कूल के साफ सफाई का भी बहुत ख्याल रखती थी। अक्सर देखा गया है कि गांव वाले शिक्षकों का बहुत सम्मान करते हैं। स्कूल आते जाते इंदु को भी गांव के लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इंदु भी बहुत मन लगाकर बच्चों को पढ़ाती है। गांव वाले महीने में कई बार फल व सब्जियां आग्रहपूर्वक उसे घर ले जाने के लिए देते हैं। इंदु से शादी के लिए रिश्तेदार भी और दूर दूर से लोग सत्य प्रकाश जी के पास संदेश भिजवाते हैं, परंतु इंदु स्पष्ट मना कर देती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। उसके भाई बहन बड़े हो जाते हैं और एक समय आता है जब उसकी दोनों बहनों की शादी हो जाती है और भाई भी सरकारी नौकरी में आ जाते हैं। इंदु के माँ बाप लगातार इंदु को शादी के लिए दबाव बनाते रहते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, तुम अब शादी कर लो। धीरे धीरे सभी को पता चल जाता है कि इंदु शादी नहीं कर रही है और रिश्ते भी आने बंद हो जाते हैं। जब वह कभी शीशा देखती है तो उसे अपना चेहरा बहुत गंभीर, उदासी भरा दिखाई देता है। बालों में भी कहीं कहीं सफेदी दिखाई देती है। बालों की सफेदी को वह साधनों से छिपा लेती है, लेकिन चेहरे के भाव नहीं छिपा पाती। एक समय आता है जब सभी भाई बहनों की शादी हो जाती है। सभी अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ व्यस्त हो जाते हैं और माँ बाप भी बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं। इंदु पैसा कमाने की मात्र मशीन रह जाती है। अब उसके दुख दर्द को भी कोई नहीं समझता है। भाई भी माँ बाप को उसी के भरोसे छोड़ देते हैं। अचानक एक दिन बाजार में पड़ोस में रहने वाला नितेश उसे दिखाई देता है, जिसकी पिछले साल शादी हो गई है, जिसमें वह भी गई थी और रात भर सो नहीं पाई थी।
जो उसे हसरत भरी निगाहों से देखा करता था और कहता था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, चाहे कितना भी समय लग जाए। घर वालों के अत्यधिक दबाव के कारण नितेश ने शादी कर ली थी, जो आज बाजार में अपनी पत्नी के साथ खुश नजर आया, जिसे इंदु देखते ही रह गई और नितेश उसे अनदेखा करके निकल गया। जबकि नितेश ने कहा था कि तुम्हारे भाई बहनों की शादी, तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी हम दोनों साथ में निभाएंगे, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। इंदु ने कहा कि जब तक मेरे भाई बहनों की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी शादी नहीं करूंगी, ऐसा मैंने सोचा है। नितेश निरुत्तर हो गया था। आज इंदु को अपने त्याग पर खुशी और अफसोस दोनों महसूस हो रहा था। उसे लगता है कि अगर मैं शादी करके घर से चली जाती तो मेरे भाई बहनों की जो आज स्थिति है वो कदापि नहीं होती। उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे न होते। अफसोस इस बात का था कि समय रहते अपने लिए उसने नहीं सोचा। शायद मेरी यही नियति थी। आज उसे नींद नहीं आ रही थी। आकाश खूबसूरत नहीं दिख रहा था। चंद्रमा का छुपना निकलना, तारों का जगमगाना उसे सुहावना नहीं लग रहा था। पूरा वातावरण उसे गमगीन लग रहा था। खैर, नौकरी कर रही थी और माँ बाप की सेवा भी कर रही थी। उसके भाई माँ बाप की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, न ही आर्थिक मदद करते थे। इंदु जीवन की वास्तविकता और सबके व्यवहारों से अवगत हो चुकी थी। अपने जीवन के इसी प्रकार के बातों पर विचार करते करते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता। जीवन का समय गुजर चुका था जो वापस लौट के नहीं आता। सुबह इंदु की नींद थोड़ी देर से खुलती है और उसे सुनाई देता है कि उसके पिताजी कह रहे थे, कितना अच्छा हुआ कि हमारी पहली बेटी है जो अपनी सारी खुशी सुख सुविधा न देखकर हमारा ध्यान रख रही है और अपने भाई बहनों को भी पढ़ाया लिखाया है, शादी भी कर दी है। कितना बड़ा त्याग किया है। मुझे केवल एक दुख हमेशा रहेगा कि मैं जीते जी इंदु की शादी नहीं कर पाया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी माँ बोलती है, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है, पर क्या करें। यह सब सुनकर इंदु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो कि खुशी के हैं या वेदना के उसे भी नहीं पता चल पाता है। वह उठकर स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है। फिर सब कुछ भूलकर उसे अपना कर्तव्य याद आ जाता है, लेकिन उसकी शादी न होने का दुख उसके माँ बाप को अभी भी सता रहा है। यह सुनकर वह परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि उसके साथ जो श्री रोशन लाल जी शिक्षक हैं, उन्होंने कई बार उससे कहा था कि वह अब अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो चुकी है, उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। और रोशन लाल जी के जीवन में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां चल रही थीं जिससे उनकी भी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो इंदु से शादी करने के लिए बात बात में बोल भी चुके थे। रोशन लाल जी दूसरे शहर से तबादला होके आए थे। उनमें सभ्यता, मानवतापूर्ण व्यवहार की कमी नहीं थी। इंदु को लगा कि मेरे लिए रोशन लाल जी ही उपयुक्त रहेंगे और मेरे माँ बाप को उनके अंतिम समय तक मेरी शादी का दुख नहीं रहेगा। मुझे भी जीवन साथी मिल जाएगा जो मेरे घर ही रहेगा। इंदु स्पष्ट सारी जानकारी लेकर रोशन लाल जी के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। निर्धारित समय पर सादगीपूर्ण ढंग से उनकी शादी हो जाती है। अब इंदु को बचपन की तरह ही चांद, सितारे, खुला आसमान, तैरते बादल, मंद मंद बहती पवन, सारा आलम सुहावना लग रहा था। आज उसके माँ बाप, भाई बहन सभी के आंखों में खुशी के आंसू थे। सारा समाज उसकी प्रशंसा कर रहा था। शादी के बाद इंदु और रोशन लाल जी एक एक महीने की छुट्टी लेकर देश के पर्यटन स्थलों की सैर करने निकल जाते।